पारा अब्र सुर्खी सुर्खियों में कुछ धुआं, भूली भटकी सी जमी, खोया हुआ सा आसमां, पत्तियां मखमूर, कलियां आंख झपकाती हुई, नर्म जा पौधों को गोया नींद सी आती हुई। ये समा और एक कवी इंसान यानी काश्तकार, इर्तका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार, टोकरा सर पर, बगल में फावड़ा, तेवरी पे बल, सामने बेलों की जोड़ी, दोष पर मजबूत हल। जोश मलिहाबादी शायर भी थे, नस्र निगार भी, मुदीर भी थे, सहाफ़ी भी और जंग आज़ादी के मुजाहिद भी। उनकी शायरी में अल्फाज की अदायगी अपने आप में एक मिसाल है। जब वो शेर लिखते थे तो लगता था अल्फाज हाथ बांधे उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने निस्फ सदी से भी ज्यादा अरसे तक उर्दू अदब की दुनिया में अपनी घन गरज से अपना दबदबा कायम रखा। 20वीं सदी में उर्दू नज़्म के हवाले से इकबाल के बाद मैं जोश को सबसे बड़ा शायर मानता हूँ, और उसके मानने के असबाब भी हैं। यूं ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इकबाल के बाद कह रहा हूँ और नज़्म का कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि नज़्म की जितनी वैरायटी और जिस नज़्म का जितना तनव्वु और जितनी वसअत जोश की शायरी में मिलता है, वो उतना 20वीं सदी के किसी भी शायर के यहाँ नज़र नहीं आता। उर्दू शायरी में जोश का मकाम एक बुलंद शुअरा में उनका मकाम आता है। वैसे तो ये फ़ैसला मुस्तक़बिल करता है कि उर्दू का अज़ीम व बड़ा शायर कौन है, और इस एतबार से अभी तक तो गालिब और मीर के ख़त के बराबर कोई शायर हमें पूरी तारीख़ में नज़र नहीं आता उर्दू अदब की। लेकिन अपने ज़माने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क़द काफ़ी ऊंचा होता है, और उस एतबार से भी कह सकते हैं कि जोश अपने अहद के बड़े शुअरा में से एक शायर थे। जोश मलिहाबादी का रोल उर्दू शायरी में ज़बान की हैसियत से बहुत बड़ा रोल है। नज़ीर अकबराबादी के बाद जोश ही ऐसे शायर हैं जिन्होंने अल्फाज के इस्तेमाल में अपनी नज़मों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वैसा डिक्शन किसी और के यहाँ नहीं मिलता। जोश मलिहाबादी सिर्फ शायर इनकलाब ही नहीं है, उनकी कैफियत बहुत सारी हैं। शायरी के हैसियत से देखिए तो वो शुरू में जो शायरी है उनकी वो फितरत से मुतालिक है। उन्हें शायर फितरत भी कहा गया, उन्हें शायर शबाब भी कहा गया। खुद जोश अपने बारे में कहते हैं, क्यों अहले नदर पढ़े न कलमा मेरा, मैं शायर आखिरुज़्ज़मा हूँ है जोश। तो अब इसी में देखिए कि जोश अब खुद अपने आप को बहुत बड़ा शायर मानते हैं, और उनका ये है कि काम है मेरा तग़य्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनक़लाबो इनक़लाबो इनक़लाबो। उर्दू नज़्म निगारी की पूरी तारीख़ में 1947 से पहले यानी जंग आज़ादी से पहले जो उर्दू नज़्म निगारी की तारीख़ है उसमें हमारी पूरी नज़मिया शायरी के सरमाए में दो शायर इकबाल और जोश नहायत ही अहम तरीन शायर और बतौर ख़ास नज़्म गो शायर हैं। जोश मलिहाबादी जिन्होंने गज़लें भी कहीं, रुबाइयाँ भी कहीं और मरसिए भी लिखे, लेकिन बुनियादी तौर पर जोश नज़्म के शायर हैं। और नज़मिया शायरी की तारीख़ में पूरी उर्दू अदब की नज़मिया शायरी की तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो उसमें जोश एक ख़ास किस्म के इनकलाबी और शबाब सियासत की शायरी के नुमाइंदा नज़र आते हैं। अगर हम उर्दू शायरी के मंजरनामे पर नज़र डालें तो हमारी 3 सदियाँ जो हैं वो 3 शोरा की सदियाँ हैं। हम 18वीं सदी का सबसे बड़ा शायर मीर तक़ी मीर को मानते हैं। 19वीं सदी में गालिब अपने शेरी मंजरनामे पर पूरी तरह से छाए रहे, और 20वीं सदी जो है वो इकबाल और जोश की सदी तस्लीम की जाती है। और अगर ये कहा जाए कि अल्लामा इकबाल के बाद हमारी उर्दू शायरी का सबसे बड़ा शायर जोश मलिहाबादी है तो ये मुबालगा नहीं है। जोश साहब की शख्सियत बहुत सी खुसूसियात का मरकब है। वो एक शायर, नस्र निगार, सहाफ़ी
मुजाहिद आज़ादी और इन सब से बढ़कर मैदान ज़बानदानी के ज़बरदस्त शहसवार हैं। किसी शायर की अहमियत और मानवियत का इजहार इस बात से भी होता है कि उसके इंतकाल के बाद भी उसकी शोहरत कितनी देर कायम रहती है। बिलाशुबा अपनी सदी में इक़बाल के अलावा किसी और के हिस्से में वो शोहरत और मकबूलियत नहीं आई जो जोश साहब का हिस्सा था। इक़बाल के बाद जोश ऐसा शायर है जिसका कैनवस बहुत बड़ा है, जिसके मौज़ूआत की कसरत बहुत है, सिर्फ अल्फाज की कसरत नहीं है, मौज़ूआत की कसरत। जहाँ हिंदुस्तान बोल रहा है, जहाँ किसान बोल रहा है, जहाँ मज़दूर बोल रहा है, जहाँ एक आम इंसान बोल रहा है, तो आम इंसान की, मज़दूर किसान की शायरी की जो शुरियात होनी चाहिए, हमें उस पर जांचना परखना चाहिए, तब हम जोश के साथ सही इंसाफ कर सकेंगे। अगर हम उनके दौर को देखें तो वो बड़ी उथल पुथल वाला दौर था और इतिहास और जो समय होता है वो अदीबों को उसी तरह प्रभावित करता है जैसे इतिहास को। जोश साहब की पूरी रचनात्मक दुनिया जो है, उनकी पूरी जो अदबी यात्रा है, उसमें भी ये चीज़ दिखाई पड़ती हैं कि जो समय की उथल पुथल है उससे बहुत गहरे तक जोश साहब रचना के स्तर पर जुड़े हुए हैं। आंदोलन के स्तर पर उनकी एक जो राजनीतिक समझ और सरोकार रहा, उसको भी हम देख सकते हैं अगर उनके इतिहास में या उनकी यादों की बारात को पढ़ते हुए अगर हम देखें उस समय को, तो उनकी जो संबद्धताएं हैं, उनका जो जुड़ाव है, वो भी समझ में आता है हमें। जो हमारे उस दौर में किसी भी तरह का कट्टरतावाद था, धार्मिक कट्टरतावाद ख़ास तौर से, उससे जोश साहब का कोई रिश्ता नहीं बनता जहाँ तक रचना का सवाल है। जोश को अल्फाज पर बेपनाह कुदरत हासिल थी और एक इंतहाई कादिरुल कलाम शायर था। हमारे यहाँ बाज़ाब्ता एहतजाजी शायरी और इनकलाबी शायरी की दागबेल जोश डालते हैं। एक और मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन जोश का जो मानता हूँ वो ये कि जोश ने एक रवायती किस्म का तकल्लुफ़ और तखल्लुस जो उर्दू शायरी में छाया हुआ था, वो उससे इज्तनाब किया, उससे एक तरह से इनहराफ किया। ख़ुद उनका अपना जो तखल्लुस, ज़ाहिर के पहले वो शब्बीर हसन ख़ान शब्बीर लिखते थे, लेकिन जोश तखल्लुस उन्होंने ख़ुद सोच समझ के रखा और एक मज़मून पूरा लिखा जो उनकी किताब इशारे में शामिल है कि ये जो दाग और जिगर और ज़ख्म और यासियत और फ़ानी, ये सब क्या है। शायर को तो बहुत ज़िंदा दिल होना चाहिए, इनकलाबी होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने जोश रखा, अपना तखल्लुस और जोशीली शायरी तो की ही, और बड़ा काम जो ये किया कि उन्होंने जो हमारी मशरक़ी, बल्कि मैं ये कहूँ कि ईरानियन जो सिमिलीज़ थी, मेटाफर्स थे, तशबीहें और इस्तिआरे, उनमें बड़ा इनकलाब पैदा किया। और उन्होंने हमारे गांव देहात की जो जमालियात थी, जो इस्तिआरात थे, उनका इस्तेमाल किया। कहीं जामुन का इस्तेमाल है, कहीं निमकौली का इस्तेमाल है, कहीं दोने के जो पत्ते हैं उसका इस्तेमाल है। माशूक़ के दांतों का बगुले की कतार से तशबीह दी जा रही है। गंगा के घाट पर, पनघट पर और फाख्ता की आवाज़ जैसी नज़्म कही जा रही है। पंजाबी जो शायर हैं ना, वो सभी जोश मलिहाबादी को जानते हैं, उनके अदब को। उसकी वजह ये है कि जैसे हम ये कहते हैं ना कि भाई लखनऊ, हैदराबाद की उर्दू, तो ऐसे लाहौर की भी उर्दू थी, एक स्टाइल था। पंजाब की ज़बान सिर्फ पंजाबी नहीं रही, उर्दू भी रही है, और उर्दू बल्कि लीडिंग ज़बान रही पंजाब में। तो इसलिए जो पंजाब के शायर थे वो बहुत कुछ उर्दू से सीखते रहे, उर्दू की शायरी से सीखते रहे। हमारे जो बड़े बड़े शायर हैं ना, जैसे प्रोग्रेसिव मूवमेंट के प्रोफेसर मोहन सिंह थे, उन पर जोश मलिहाबादी का बहुत गहरा असर है। जोश साहब
तो इस मुल्क की एक शख्सियत समझे जाते थे। जहाँ के ऊपर अदब का और शायरी की नुमाइंदगी का सवाल होता था, पहला नाम जोश मलिहाबादी का होता था। जोश ने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात को यादों की बारात के नाम से कलम बंद किया। यादों की बारात जोश की अपनी शख्सियत का हूबहू अक्स है। जिस पेचो खम और जलाल व जमाल की आमेजिश से जोश की शख्सियत की तामीर हुई थी, वही लफ्ज़ों में ढलकर यादों की बारात बन गई। जोश की नस्रनिगारी जो है यादों की बारात में भी और इदारियों में भी, और इशारात हैं, तनकीदी इशारात उनके, तो वो भी जो है जिस तरह से वो शायर बड़े हैं वैसे ही नस्रनिगार भी बड़े हैं। और आप देख लीजिए कि उनकी जो है यादों की बारात, और वो तमाम सवानही जितने सवाने उम्री लिखी गई हैं खुद शायर की या अदीबों की, जिन्होंने खुद अपनी सवाने लिखी है, उनमें जोश की यादों को बारात का जो है बहुत बड़ा मकाम है। जोश की यादों की बारात बहुत ज़ाहिर है कि बहुत ही यादगार किताब है, लेकिन कंट्रोवर्शियल किताब भी है। जैसे जोश के यहाँ शायरी में मुबालगा है, वैसे उनके यहाँ यादों की बारात में भी मुबालगा है। बहुत कच्चे चिट्ठे वाक़यात हैं, नाकाबिल यकीन वाक़यात हैं, और कुछ ऐसे अफराद का, कुछ ऐसे वाक़यात हादसात का है जिनको पढ़कर सुनकर ये होता है कि भाई ना भी ज़िक्र होता तो अच्छा था, इसमें मुबालगा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। लेकिन अगर वो किताब याद की जाती है तो जोश की खूबसूरत नस्र के हवाले से याद की जाती है, और खाका निगारी की वजह से याद की जाती है। जो उन्होंने अफराद के खाके खींचे हैं, अपने दोस्तों के खाके खींचे हैं, वो बहुत गैर मामूली है। और दूसरी बात ये कि वो जो अवध की ज़वाल पजीर तहज़ीब है, उसको रीडिस्कवर करने का जो एक अंदाज़ है उसमें, और ज़वाल पजीर तहज़ीब को एक नई तहज़ीबी बाज़याफ़्त के हवाले से भी उस किताब की बड़ी अहमियत है। और अच्छी किताब होती है, अहम किताब होती है, तो उसी पर बहस भी होती है और उसी पर कंट्रोवर्सी भी होती है। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है ना, यादों की बारात, क्योंकि इससे बहुत कुछ पंजाबी में अनुवाद करके छापता रहा कुछ हिस्से, तो इसलिए फिर उसको बहुत दिलचस्पी से एक तरह पढ़ा गया। बरतानवी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में गरीबों, मजदूरों, किसानों और समाज के पसमानदा तबके पर जुल्म सितम परवान पर था। ऐसे में 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की नींव रखी गई। प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद के साथ जोश मलिहाबादी भी इस तहरीक में शामिल हो गए। जब 1935 में सज्जाद ज़हीर लंदन से वापस आए और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बुनियाद डालने की कोशिश की इलाहाबाद में, अपने उनके वतन में, तो जिन लोगों ने सबसे पहले दस्तखत की शायरों में ख़ास तौर पर, उनमें जोश मलिहाबादी थे। यूँ तो प्रेमचंद भी थे और अब्दुल हक भी थे और बहुत दूसरे भी, लेकिन जोश ने बग़ैर किसी चूँ चरा के अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के मैनिफेस्टो पर आँख बंद करके दस्तखत की, और न सिर्फ दस्तखत की बल्कि तहरीक से बाकायदा वाबस्ता हो गए। तो तहरीक में भी बाद में जो समाजी शायरी, एहतजाजी शायरी, मुज़ाहमती शायरी और आगे बढ़कर जो इनकलाबी शायरी का एक मिजाज माहौल बना, उसमें जोश की बहुत बड़ी खिदमत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तरक्की पसंद तहरीक के सरबराह अदीब भी जोश साहब को अपना साथी और हमनवा साबित करते थे। हालांकि एक तबका मसलन वारिस किरमानी जोश और तरक्की पसंद तहरीक में बादुल मशरिक़ैन होने की बात करते हैं। जो तरक्की पसंद अदब है, ये सिर्फ मार्क्सिज्म की देन नहीं है, जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी उसकी देन भी है। वो बहुत बड़ी मूवमेंट थी उस वक्त और जोश मलिहाबादी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जोश मलिहाबादी का शुमार हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के सबसे कदावर शायर में किया जाता है। उनकी शायरी ने मुजाहिदीन आज़ादी और इनकलाबियों के दिलों में जोश और वलवला पैदा करके उनके अज़्म को आहन बना दिया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए न सिर्फ साम्राज्य ताकतों की मुखालफत की, बल्कि हिंदुस्तान के हर तबके को साम्राज्य जुल्म से आज़ाद कराने की
जद्दोजहद भी की। जिन हालात में, जिस माहौल में जोश पैदा हुए, पले बढ़े, वहाँ गज़ल गोई का मिजाज था, माहौल था। ख़ुद जोश ने अज़ीज़ लखनवी से शागिर्दी, जो गज़ल के बड़े मशहूर शायर थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें ये लगा कि जिस फरसूदा और रवायती माहौल में वो जी रहे हैं वो वहाँ बहुत देर तक ठहर नहीं सकते, और उससे वो निकल आए। ये वो ज़माना है जब हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी का पौधा फल फूल रहा था और ज़ोर शोर से हिंदुस्तान में, तो इस तरीके से वो तहरीक आज़ादी में भी शामिल हो गए, और उनकी इंसान दोस्ती, उनकी वतन दोस्ती ने उनको ऐसे मौज़ूआत पर नज़में कहने पर मजबूर किया जिसका ताल्लुक़ उस वक्त वतन परस्ती से भी था और इंसान दोस्ती भी था। जोश ने इनकलाबी शायरी के ज़िम्न में जो कुछ भी कहा, हमारी तारीख़ आज़ादी के बाब में वो एक बहुत ही नुमायाँ और रोशन पहलू है। मसलन जोश ने इनकलाबियों के लिए और वतन की अज़मत के लिए, वतन पर जान देने वालों के लिए जो कुछ भी उन्होंने कहा, वो न सिर्फ़ ये कि उस वक्त जब वतन में जंग आज़ादी की लहर चल रही थी और आज़ादी के मतवाले जंग आज़ादी के लिए कोशा थे, उस वक्त उनको कुमक पहुंचा रहे थे, बल्कि उसके बाद भी जब जब उस किस्म के हालात पैदा होंगे, जोश की शायरी का रिलेवेंस और उनकी मानवियत हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी। 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों की मुकम्मल हुकूमत कायम हो गई, तो शायरी में ख़ास तौर से ये रुझान पैदा हुआ शायरों में कि अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने वतन की के बारे में हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनसे वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। समाजी और सियासी हवालों से इनकलाब और इनकलाबी शायरी का बाकायदा आगाज़ हमारे यहाँ सबसे पहले जोश मलिहाबादी ने किया। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं, किताबें बताती हैं कि जिस वक्त जोश इनकलाबी नज़में पढ़ते थे, पूरा मुशायरा क्या, पूरा शहर और पूरा मुल्क थर्रा जाता था, और ऐसी घनगरज होती थी, ऐसी उसमें ललकार होती थी, और ऐसा उसका लहजा और डिक्शन होता था कि लोगों ने उसकी बाकायदा तक़लीद करनी शुरू कर दी। शायर इनकलाब के शायर तो बहुत हुए, हिंदी में भी हुए, उर्दू में भी हुए, लेकिन शायर इनकलाब लोग प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ सिर्फ जोश साहब को ही कहते हैं। हिंदी में जोश साहब जैसा कोई शायर नहीं हुआ। हमारे यहाँ घन गरज की शायरी ज़रूर हुई, और उसमें शायद सबसे बड़ा कद रामधारी सिंह दिनकर का था। दिनकर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और दिनकर मुझे कभी कभी सुनाते थे कि जोश साहब उन्हें भी शायर इनकलाब कहते थे। इसमें मुझे कभी कभी शक होता है, क्योंकि जोश साहब इतने बुर्दवार तो नहीं थे कि अपने अलावा किसी और को शायर इनकलाब कहकर नवाज सकें, लेकिन दिनकर जी इस बात पर बज़िद थे। उन्होंने वो रुबाई भी मुझे सुनाई थी जो लगती जोश साहब की है, जिसमें वो कहते थे कि ये जो दोनों है, ये जोश और दिनकर। हो सकता है कि जोश साहब की मुराद किसी और से रही हो, लेकिन दिनकर साहब इस बात पर ज़ोर देते थे कि नहीं, ये उन्होंने मुझसे ही कहा और मेरे ही बारे में कहा। वो शायरी, वो रुबाई कुछ इस तरह से है कि शायर इनकलाब हैं दोनों, दोनों में है। दिनकर कहते थे कि ये दूसरा मैं हूँ। शायर इनकलाब हैं दोनों, हिंद में लाजवाब हैं दोनों, देखने में अगरचे ज़र्रे हैं, वाकई आफताब हैं दोनों। जोश का जो ज़्यादा जो मकबूलियत उनको हासिल हुई, वो उनको उनकी हंगामी नज़मों पर ज़्यादा हुई, क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल का ज़माना था, और उस ज़माने में जो उन्होंने अंग्रेज़ राज के ख़िलाफ़, ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ जो नज़में लिखीं, वफ़ादाराने अज़ली का पैगाम, शहनशाह हिंदुस्तान के नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जंदों से ख़िताब वगैरह वगैरह, ये नज़में जितनी जो उनकी नज़में बैन हुई और जिन पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, वो नज़में जो हैं वो बड़ी धूम धड़ाके की नज़में थी। जोश मलिहाबादी
اردو کے مستقبل کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ تقسیم ہند کے بعد انہیں محسوس ہونے لگا کہ ہندوستان میں اردو کا مستقبل محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ 1958 میں جوش پاکستان منتقل ہو گئے، مگر مرتے دم تک انہیں ہندوستان چھوڑنے کا غم ستاتا رہا۔ جب جوش ملیح آبادی نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کو منع کیا تھا، روکا تھا، پر جو میں نے کہا ہے کہ ان کے من میں کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، ڈر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور چیزیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان کو پاکستان لے گئی، اور پاکستان اور کچھ لیکھکوں کی بھی ہم ادھارن لینا گئے، اور یہاں سے جا کر وہاں ان کا وہ نقشہ نہیں بن سکا، وہ بیم نہیں بن سکا۔ انہوں نے اپنی بہت تکلیف کے ساتھ یاد کیا ہے بٹوارے کے بعد جو ان کو یہاں سے جانا پڑا، یا وہ گئے جانا پڑا، اس کے پیچھے بہت سارے کارن رہے ہیں، اور جو ان کے اپنے کارن بھی ہیں، اور اتہاس میں موجود جو اوشواس کی جو ایک دنیا بن گئی تھی بٹوارے کے دوران، اس سے جو ڈر پیدا ہوئے تھے، اس کے شکار بھی جوش صاحب ہوئے، اور جو پاکستان گئے، ہندوستان چھوڑ کر وہ پاکستان گئے، تو وہاں کی جو تکلیفیں ہیں وہ اور کہیں زیادہ تھیں، اس سے زیادہ جو شاید جن کے ڈر سے وہ یہاں سے ادھر ان کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ جوش کا سارا معاملہ جو خراب ہوا ہندوستان میں آ کر، وہ ان کے پاکستان جانے سے ہوا، اور پاکستان جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جوش کے ذہنی طور پر پرو پاکستانی ہو گئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ تو سیدھا ایک خانگی معاملہ تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو قدر اور جو دبدبہ میرا ہے اور جو پوچھ میری ہے، میری اولاد اس کے مقابلے میں ناکارہ ہے، پتہ نہیں ان کا مستقبل یہاں کیا ہوگا۔ پاکستان کے جو زمانے کے سربراہ لوگ تھے، انہوں نے ان کو کچھ سازباغ دکھائے، آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو سنیما ہال دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ جناب اس چکر میں یہاں سے پاکستان چلے گئے۔ 5 دسمبر 1998 کو شبیر حسن خان ملیح آباد ضلع لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تو شبیر حسن خان سے جوش ملیح آبادی بن گئے۔ 84 سال کی زندگی میں آخری وقت تک اردو ادب کی خدمت کرتے رہے۔ 22 فروری 1982 کو جوش ملیح آبادی ہمیشہ کے لیے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اور ہمیشہ کے لیے اردو ادب پر اپنی انقلابی اور فطری شاعری کی چھاپ چھوڑ گئے۔